अब लोग सवाल उठाते हैं कि डीएमके तो हमारे साथ भी थे वाजपेयी जी के समय, लेकिन जब हमारे साथ वो होते हैं ना तो फिर वो अनुशासित होते हैं। यही अंतर है हमारे में और कांग्रेस में। वो 6 साल जब वो हमारे साथ थे 1998 से 2004 के बीच, अब एक बयान उनका दिखा दीजिए जब उन्होंने सनातन पर प्रहार किया। तो ये संगत का असर होता है। जो 26/11 की रात जिस प्रकार से एक दहशत का माहौल था, अगले 3 दिन तक जो है पूरे मुंबई में लोग भयभीत थे कि कहाँ अगला अटैक होने वाला है। आज अचानक क्या बदल गया? पिछले 10 वर्षों में अगर कोई भी इस प्रकार की आतंकवादी अटैक नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर एक डिसाइसिव सरकार है जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जो है किड ग्लव्स के साथ जो है वो टेररिज्म को भी डील करती है। उनकी पहली रिएक्शन होती थी, वो यूएस को कंप्लेन करते थे कि पाकिस्तान हैज डन दिस टू अस। यू नो, नेहरू को एक तरह से बहुत आसानी से इतने बड़े देश की जिम्मेदारी मिल गई थी। तो जब भी कोई विवाद होता था उनको लगता था अरे इस जमीन का क्या वैल्यू है, दे दो चाइना को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रव्या साडा पॉडकास्ट। और हमारे साथ आज जुड़े हैं द फेमस एंड इनक्रेडिबल ऑथर मिस्टर तुहीन सिन्हा, जो एक कॉलमिस्ट भी है, स्ट्रैटेजिस्ट है, एंड ही इज़ अ नेशनल स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी। हम इनसे आज मणिपुर के बारे में बात करेंगे, जो इश्यूज़ हो रहे हैं मणिपुर में, इश्यूज़ हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, हम इनके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन साउथ, इलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज जो जिस बेबाक तरीके से ये जवाब देते हैं, ही हैज़ एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। सो प्लीज़ वेलकम तुहीन सिन्हा। हेलो तुहीन। थैंक यू। वेलकम टू द शो। राव्या जी, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच। और जिस प्रखरता के साथ आप राष्ट्रवाद के विषयों को उजागर करती हैं, मेरे ख्याल से वो सराहनीय है। थैंक यू। सो ग्रेट टू बी ऑन योर शो। तुहीन, एक बात बताइए, आज जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में, साउथ के बारे में हम बात करेंगे, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन मणिपुर, व्हाट इज, यू नो, आपने कई सारी किताबें भी लिखी है, करेक्ट? Right. सो अगर हम साउथ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो क्या सच में ये विभाजन है नॉर्थ और साउथ पॉलिटिक्स के बीच में? देखिए, भारतीय राजनीति में ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है द्रविडियन पॉलिटिक्स का, ये एक फर्जी नोशन पर बेस किया गया है कि उत्तर भारतीयों में और दक्षिण भारतीयों में बहुत बड़ा अंतर है। तो दिस इज अ फेक नैरेटिव व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट मेनी डेकेड्स। इसके जो मेन इसको प्रोपोगेट करने वाले व्यक्ति थे वो पेरियार थे। और 1956 में नेहरू ने तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज को एक खत लिखा था, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पेरियार सीम्स टू बी अ ल्यूनेटिक एंड ही शुड बी इन अ मेंटल असाइलम, बिकॉज पेरियार को आदत थी वो भगवान राम के विरुद्ध कहने की, हिंदू समाज के विरुद्ध कुछ कहने की, और वो इस पागलपन के लेवल तक चले जाते थे कि आज का डीएमके जो है शायद उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब दोबारा से जब पिछले 6-8 महीनों में डीएमके ने सनातन धर्म पर अपना प्रहार एक प्रकार से दोबारा से आरंभ किया, तो राहुल गांधी ने नेहरू की तरह उसकी निंदा नहीं की, वो पूरी तरह से उसका समर्थन करते रहे। इनफैक्ट पहली बार कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल ने पेरियार को खुलकर उनके जन्मदिन पर विश किया था। और आपने देखा है खुद कि किस प्रकार के हमले हुए, डेंगू कहा गया हिंदू धर्म को। इनफैक्ट उनके एक मंत्री हुआ करते थे, पता नहीं अभी वो मंत्री है या नहीं तमिलनाडु में, पूनमुंडी ने कहा कि दरअसल ये इंडी अलायंस का गठन ही हुआ है सनातन धर्म को ध्वस्त करने के लिए। अब कितनी शर्म की बात है कि इंडी अलायंस के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, ना तो किसी ने सवाल पूछा, ना तो डीएमके को कटघरे में खड़ा किया। उदयनिधि स्टालिन ने इरेडिकेट करने की बात कही। तो इन सब के दौरान जो है राहुल गांधी ने चुप्पी साधी और एक तरह से अपना समर्थन जताया। ये बहुत दुख की बात है। सौभाग्य, मतलब ये तमिलनाडु के लिए एक सौभाग्य की बात है कि अंततः फाइनली उनको अन्नामलाई जी में एक ऐसा नेता मिला है जो खुलकर इस फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है, तथ्यों के साथ ध्वस्त कर रहा है। और जो पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 2 बार अन्नामलाई जी ने पूरे तमिलनाडु का दौरा किया था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे,
और इससे जो है फाइनली जो है ये जो फेक नैरेटिव है उसको हम ध्वस्त करने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अब ऐसे भी कुछ इनिशिएटिव्स रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होगी, काशी तमिल संगमम, जिसमें विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जो तमिलनाडु और उत्तर भारतीय विशेष तौर पे काशी के बीच जो सिविलाइजेशनल लिंक्स रहे हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो है तमिलनाडु से लोग काशी लाए गए हैं, काशी से लोग जो है तमिलनाडु ले जाए गए हैं, केवल इस फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो मूल आबादी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बट यही फेक नैरेटिव जो है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स का हमेशा से आधार रहा था। और दुर्भाग्यवश जो है देखिए उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्म के खिलाफ कहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है उन्हीं के एक मंत्री ने नागालैंड के लोगों को डॉग ईटर्स कहा था। तो it's a very xenophobic mentality. They almost consider, some of these people in DMK almost consider Tamil Nadu to be a separate country, which is something which our nationalist mindset would never, accept. और DMK ही क्यों, ये जो DK शिव कुमार है, उनके भाई जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम बैंगलोर रूरल, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि साउथ इंडिया शुड बी अ सेपरेट कंट्री। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और DMK की विचारधारा आज मिलती है। दोनों ही जो है एक अलगाववादी मानसिकता पर काम कर रहे हैं, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, और ये बात बताइए, हमेशा साउथ में विचारधारा जैसे आप बता रहे हैं कि अलग रही है, अलग अलग लोग अलग अलग पावर में आते रहे हैं, देयर हैव बीन ऑलवेज टर्न्स, हमेशा कोई लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर कंट्रोल बनाए नहीं बैठा है। तो ये जो इसे हम कहते हैं ना सेल्फ इवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो रही है वहाँ पर हमेशा डोमिनेंट रही है, इसकी वजह से रूलिंग पार्टीज देखिए एंटी सनातन जो है वो मुख्य तौर पर DMK का प्रोपेगेंडा रहा है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि DMK तो हमारे साथ भी थे वाजपेयी जी के समय जी, लेकिन जब हमारे साथ वो होते हैं ना तो फिर वो अनुशासित होते हैं। यही अंतर है हमारे में और कांग्रेस में। वो 6 साल जब वो हमारे साथ थे 1998 से 2004 के बीच, अब एक बयान उनका दिखा दीजिए जब उन्होंने सनातन पर प्रहार किया है। तो ये संगत का असर होता है। और दुख की बात यह है कि भले वो नॉर्थ ईस्ट हो, भले वो साउथ इंडिया हो, जहां जहां एक अलगाववादी मानसिकता नजर आई है, कांग्रेस ने उसका पुरजोर समर्थन किया है। ये बहुत दुख की बात है। तो ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि साउथ की जो पॉलिटिक्स है उनका यूनिकनेस क्या है, ये बताइए आप। देखिए साउथ जो है कोई एक मतलब साउथ के 5 राज्यों को आप किसी एक ढांचे में ही ढाल पाएंगे, बिकॉज सब में आज विषय अलग है। तमिलनाडु में जो है वो जो एक फेक नैरेटिव द्रविडियन पॉलिटिक्स का बहुत दशकों से चला आ रहा था, अब उसको जो है हमने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, वो वहाँ समाप्त हो रहा है जी। केरला में जो है विषय रेडिकलाइजेशन आज एक बड़ा विषय है। इनफैक्ट दोनों वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज भी और कांग्रेस जो है वो छुपे तौर पर समर्थन करती आई है रेडिकल फोर्सेस का जी। इनफैक्ट CPIM के एक मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी ने 2010 में खुले तौर पर कहा था कि अगर PFI को रोका नहीं जाता है तो 2030 तक ये एक बहुत ही सिनिस्टर प्लान पर PFI काम कर रही है, जहां के केरल को वो एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहती है। ये एक ऑफिशियल केरला के CM का और CPIM के CM का बयान है 2010 का जी। तो इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनफैक्ट राहुल गांधी के खिलाफ जो एक बड़ी शिकायत मेरी ये है कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं या लड़ रहे हैं 2019 से, वयनाड, वो भी रेडिकलाइजेशन का एक गढ़ है। और अगर वो देश के लिए एक जिम्मेदार MP हैं या बनना चाहते हैं, या कभी भी मतलब वो बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है उनको लव जिहाद के विषय पर कहते हुए? क्या आपने कभी उनको सुना है रेडिकलाइजेशन के विषय पर कहते हुए? बल्कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही सवाल उससे पूछा है कि ये जो उनका स्वर बदल गया है उनके मैनिफेस्टो का, अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखिए, पहली बार जो है, कितनी शर्म की बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि we will ensure equal opportunities to minorities in public works contracts। इसका अर्थ क्या है? क्या इस देश में बुलेट ट्रेन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे जाएंगे, क्या नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स
वितरित होंगे, क्या अब वो धर्म के आधार पे होने जा रहे हैं? तो कहां से आ रही है ये मानसिकता राहुल गांधी में? क्या ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का असर है, जहां की रेडिकलाइजेशन एक व्याप्त समस्या है, जहां की कई लोगों ने इसको जो है एक रेड फ्लैग किया है, लेकिन समहाउ राहुल गांधी और शशि थरूर इसको हमेशा से नज़रअंदाज करते आए। तो केरल में जो है रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा विषय है। डेमोग्राफी का जो एक इंडिया कुछ राज्यों में डेमोग्राफी वॉर फेस कर रहा है, वो एक बड़ा विषय है जी। कर्नाटक में जो है जब जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं, बड़े पैमाने पर करप्शन हमने देखा है, वो एक बड़ा विषय है। एक लंबे समय तक जो है बीजेपी की सरकार अगर कर्नाटक में रहे, और कर्नाटक और तमिलनाडु जो है दोनों राज्य इंडिया के जो विकसित भारत का जो हमारा मिशन है, विकसित भारत की हमारी जो यात्रा है उस ओर, उसमें बहुत अहम स्थान है दोनों राज्यों का, क्योंकि जो 5 या 6 राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करेंगे, उसमें दोनों कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर कर्नाटक में लंबे समय तक भाजपा की सरकार, एक स्थिर सरकार रहती, तो आज कर्नाटक में भी जो है एक डेवलपमेंट का एक अलग आयाम आप कर्नाटक भी छू रही होती। और जहाँ तक तेलंगाना का विषय है, देखिए तेलंगाना में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी ने जहाँ पर फिर से जो है रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश की है जी। उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो सभी राज्यों में दक्षिण में अलग अलग विषय हैं, लेकिन हाँ, ये जो एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ वीक है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि सच है। आज भी जो है वहाँ हमारे एमपीज़ की संख्या कांग्रेस के एमपीज़ की संख्या से अधिक है। कर्नाटक में जब हम सत्ता में नहीं भी थे, जब हम 2004 के लोकसभा इलेक्शन से कर्नाटक की 28 सीटों में से हम हमेशा कम से कम 16-17 जीतते आए, इवन व्हेन वी वर नॉट इन पावर बिटवीन 2004 to 2014। तो ये राहुल गांधी, चूंकि उनके पास कुछ बाकी जगहों पे कुछ बच नहीं गया है, वो दिखाने के लिए कि एक दक्षिण का एक सीट वो पकड़ कर बैठे हैं, वो ये कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ वीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये रिजल्ट जो आएंगे नहीं है ऐसे, क्योंकि पिछले 9 सालों से बीजेपी स्ट्रगल कर रहा है। नहीं, स्ट्रगल नहीं कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर हम तो आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी प्रेजेंस 0 थी, बंगाल में भी लगभग हमारी प्रेजेंस 0 थी, उड़ीसा में भी जो है कम थी। इन सभी जगहों पर हमारी वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर दक्षिण में भी होगा। अगर अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है तो ये आपको इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि 2029 में जो एक बड़ा चंक वोट्स का आएगा, हमारा एक 20-30 साल का प्लान है जी। तो हम सभी राज्यों को एक साथ एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो 2029 में बीजेपी विल बी द डोमिनेंट पार्टनर, द नंबर 1 पार्टी इन द साउथ, और उसका प्रयास जो है 2024 में हो चुका है। उसकी शुरुआत उसकी नींव रखी जा चुकी है। Okay. So you should not be surprised if we manage to get 6 seats in Tamil Nadu, 2 to 3 in Kerala. In Karnataka we should be retaining जितना हमें पहले मिला था 25, 1-2 हो सकता है कि मतलब 1-2 का ही अंतर होगा। तो सर फिर तुम ये बताइए कि ये फेक नैरेटिव आज तक इतना क्यों बनाया गया है हमेशा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके और बीजेपी को लेके? कांग्रेस एक फ्रिंज पार्टी है आज की तारीख में। इससे बड़ी जो है फेक न्यूज़ की हरकत कोई कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा किस प्रकार से अमित शाह जी की वीडियो को डॉक्टर करके इन्होंने ये संदेश फैलाने की कोशिश की कि भाजपा जो है वो रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एंड SC/ST खत्म करना चाहती है। और आज कितने लोग अंदर हैं? रेवंत रेड्डी को बुलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए। जी। तो समहाउ दुख की बात यह है कि कांग्रेस में ये फेक न्यूज़ का कल्चर और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी फैलाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये रफाल डील के वक्त, मतलब एक तो उनको रफाल डील की समझ ही नहीं थी। ऑफसेट पार्टनर क्या होता है वो कुछ भी बोलते थे कि आपने अंबानी को इतना उठा के दे दिया, जबकि अंबानी की कंपनी, वो भी अनिल अंबानी की कंपनी, एक बहुत ही माइनर ऑफसेट पार्टनर थी जी। अब सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरी बात से सहमत है कि चौकीदार चोर है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उनको माफी मांगने के लिए कहा था और उनको माफी मांगना पड़ा था। आज कम से कम 4 या 5 डेफेमेशन केसेस उन पर अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि RSS जो है महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, इस पर एक केस हुआ था।
तो ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले उनको लग गया था कि बिना फेक न्यूज़ फैलाए उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक और इंस्टेंस दूंगा, ये अक्सर जो है पब्लिक डोमेन से समहाउ स्किप हो जाता है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन 5 अगस्त 2019 को हुआ था। 24 अगस्त 2019 को एआईसीसी की एक मीटिंग बुलाई गई थी नए नेता की तलाश करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मतलब एक ड्रामा करते हुए इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हार के बाद 2019 के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूरे दिन बैठक हुई, जब बैठक में कुछ नहीं हुआ तो मीडिया के सामने क्या कहें, तो 8 बजे शाम को राहुल गांधी आते हैं 24 अगस्त 2019 को, बयान देते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हुआ था है और सरकार खून खराबा कर रहा। ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 19 दिन बाद की बात है। अब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को कोट करते हुए पूरे विश्व में जो है हमें शर्मसार करने की कोशिश की, कहा कि देखिए राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार का फेक न्यूज़ जो व्यक्ति अपने देश के बारे में फैलाता हो, जो अपने देश को धूमिल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता हो, निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी जो है फेक न्यूज़ का ही सहारा लेगी। करंट सिचुएशन क्या है बीजेपी का जब इलेक्शंस हो रहे हैं? आपको क्या लगता है जिस तरह का जो पार्टीज हैं साउथ में जो ऑलरेडी अपना क्या कहते हैं एक सत्ता में बैठी हुई है, वहाँ पर व्हाट विल बी द करंट सिनेरियो? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट लक्ष्य दिया है और मुझे नहीं लगता है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं कोई संदेह है किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के मन में। तो 370 प्लस फॉर बीजेपी एंड 400 फॉर एनडीए। मैं आपको स्पेसिफिक राज्य गिना सकता हूँ। लोग पूछते हैं जो लिबरल जर्नलिस्ट है कि कहाँ से आपको गेन दिख रहा है, हमें तो गेन नहीं दिख रहा है। मैं आपको स्पेसिफिक राज्य बता सकता हूँ। यूपी में हमारे 62 सीट्स थे, कम से कम 10 वहाँ पे ऐड हो रहे हैं। बंगाल में हमारे 18 सीट्स थे, कम से कम 10 वहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा में हमारे पास 8 सीटें थी, कम से कम 5 से 6 वहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तेलंगाना में हमारे पास 4 सीटें थी, वहाँ 3 या 4 ऐड हो रहे हैं। तमिलनाडु में ऐड हो रहे हैं, केरल में ऐड हो रहे हैं, आंध्रा में ऐड हो रहे हैं। तो अगर 7 या 8 राज्यों में स्पष्ट तौर पे सीटें ऐड हो रही हैं और कहीं पर भी कम होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के बारे में भी जितना कंफ्यूजन लिबरल मीडिया फैलाने की कोशिश करें, देखिए पिछली बार महाराष्ट्र में 25 सीटें हम लड़े थे, 23 जीते थे। इस बार हम 28 लड़ रहे हैं, तो हमारी सीटों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जो 370 का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है वो पूरी तरह से अचीवेबल है और वो अचीव होगा। ओके। डीएमके सांसद ए राजा, हिंदू राष्ट्रवाद के बजाय हमेशा हमने देखा है कि तमिल और द्रविड़ राष्ट्रवाद को एडवोकेट करते हैं या वकालत करते हैं उनके बारे में। सो ये जो हिंदू पर्सपेक्टिव है उसको हमेशा अलग क्यों रखा जाता है? क्या तमिल भारत का हिस्सा नहीं है जिस तरह ये बात करते हैं? और ये किस तरह की मेंटालिटी है जहाँ पे डिवाइड एंड रूल? 2G राजा के बारे में शायद बात कर रही हैं। 2G राजा, 2G केस पे जो कई समय तक कटघरे में रहे थे। देखिए, पेरियार के समय से जैसा मैंने कहा कि डीएमके की ये मानसिकता रही है कि वो एक विभाजन की मानसिकता क्रिएट करें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जी। और इस नैरेटिव को ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था, जो कांग्रेस ने किया तो नहीं बल्कि कांग्रेस ने पुरजोर समर्थन किया उस पार्टी का, डीएमके का, जो कि राजीव गांधी की हत्या में भी जिनका जो है मतलब एक बहुत ही वियर्ड उनका स्टैंड रहा था। तो समहाउ जो है इस नैरेटिव को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में। अब ये नैरेटिव क्यों उन्होंने बनाया था? एक तो अंग्रेजी में एक शब्द है xenophobic. Somehow they always believe that Tamil Nadu is a separate nation, has a ये वही जिन्ना वाली थियोरी आ जाती है। तो जिन्ना 2 नेशन थियोरी में बिलीव करते थे और लगता है कि डीएमके जो है वो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय को अलग करके एक अलग प्रकार के 2 नेशन थियोरी में बिलीव करते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस तरह की सॉफ्ट सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया है। भले वो नॉर्थ ईस्ट में हो, भले वो दक्षिण में हो, भले वो पंजाब में हो, जहाँ जहाँ
लोगों ने सॉफ्ट सेपरेटिज्म को बढ़ाने की कोशिश की, कांग्रेस ने उनका खुला समर्थन किया था। अब ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनको देशद्रोही और सनातन द्रोही ताकतों को सपोर्ट करने में एक विकृत आनंद कैसे प्राप्त होने लगा था। और इसका समहाउ जो है ना, मतलब अगर आप पीछे जाएं नेहरू के समय से, तो नेहरू को एक तरह से बहुत आसानी से इतने बड़े देश की जिम्मेदारी मिल गई थी। उन्हें कभी साबित नहीं करना पड़ा था कि वॉज ही केपेबल टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर और नॉट, एंड ही गॉट एवरीथिंग ऑन अ प्लैटर। समहाउ मुझे लगता है कि कभी उन्हें इस देश की जमीन की, भारत माता की भूमि का सम्मान करना उन्होंने नहीं सीखा था। तो जब भी कोई एट द स्लाइटेस्ट बीहेस्ट, जब भी कोई विवाद होता था, उनको लगता था अरे इस जमीन का क्या वैल्यू है, दे दो चाइना को। नॉर्थ ईस्ट में जो है 1962 में जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे और जो रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बोमडीला नाम का एक क्षेत्र था जिसको टेक ओवर किया था चाइना ने, उसके उपरांत उन्होंने ये बात कही थी और उससे लोगों की साइकी पर इतना बुरा असर पड़ा था। किरण रिजिजू जी से मेरी विस्तार से बात हुई थी, उनके जो ग्रैंडफादर ने जो स्वयं इस चीज़ को भुगता था, रातों रात ऐसा लगने लगा था कि नॉर्थ ईस्ट की रक्षा करने में भारत की सरकार अक्षम है, नेहरू जी अक्षम है, एंड दे वर कोपिंग विद अ सेंस ऑफ अबैंडनमेंट फॉर मेनी इयर्स इवन आफ्टर दैट। तो समहाउ मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम कांग्रेस की रही है हमेशा से विभाजनकारी तत्वों को का समर्थन करने की, समहाउ इसकी शुरुआत जो है वो नेहरू जी की एक बहुत ही डिसमिसिव माइंडसेट से हुई थी। एक पूरा भारत जैसा भव्य देश जिसकी इतनी विशाल एक सिविलाइजेशनल अस्तित्व है, जब अचानक उनके हाथों में आया था, ही वॉज नॉट he was not respectful towards the value of the landmass which constituted भारत। और कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ही आसान उनका रवैया होता था कि मतलब अलगाववादी तत्वों को दे दो, छुटकारा पाओ। आई थिंक इस मानसिकता से देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर चाइना ने कब्जा किया और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। इनफैक्ट 2014 जनवरी में कांग्रेस की सरकार को जाने के केवल 2 महीने पहले तक उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि वी पर्पसली हैव नॉट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आवर बॉर्डर्स बिकॉज दैट वुड अनॉय चाइना। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की एक सर्वाइल, एक स्लेवरी वाली मानसिकता में भारत जी रहा था 2014 तक। पर सर, ये मानसिकता को बीजेपी सरकार अब कैसे बदलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि चाइना, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वो एक बड़ा हिस्सा है जहाँ, और चाइना हमेशा से चाहती थी कि इंडिया को ऑक्यूपाई करे। वो जानने के लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। ये पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक तरह से छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था, उससे उस पूरे रीजन में हमेशा से एक सिक्योरिटी थ्रेट मंडरा रहा था। अब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू की, जिसमें जो सबसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो सबसे मतलब जैसे अगर आप कभी अरुणाचल गई हो तो अरुणाचल के कैपिटल ईटानगर से भी और आगे 400 किलोमीटर दूर जो है ईस्टर्न बॉर्डर आता है। और चूंकि वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार जो है वहाँ तक पहुँचने में, ईटानगर से उस बॉर्डर के गांव तक पहुँचने में 30-32 किलोमीटर घंटे लग जाते थे। अब जब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो ये बॉर्डर विलेजेस हैं उनको डेवलपमेंट का पहला पड़ाव बनाया गया है। The best 5G connectivity is provided in those villages. The best infrastructure, projects are being accorded to those villages. तो ये पूरा जो है जो चाइनीज इंट्रूजन होते थे, because those villages were left abandoned, we have turned the game entirely. तो आज जो लोग उन बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, 5G कनेक्टिविटी होने की वजह से, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होने की वजह से, सबसे पहले वो इन्फॉर्म करते हैं हमारे
आर्म्ड फोर्सेस को कि कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज़ जो हैं बॉर्डर में पाई जा रही हैं, जिसके वजह से हम समय पर कार्य कर पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं, और जिसके कारण अब ये इंट्रूशंस जो है वो लगभग नेग्लिजिबल हैं। राहुल गांधी भले ही वो जो भी मनगढ़ंत बातें फैलाए, वो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से एक पेपर आती है मॉर्निंग टाइम्स या बीजिंग से, वो शायद सुबह सुबह पढ़ते हैं और उसकी वो भाषा कहते हैं, लेकिन फैक्ट है कि आज इंट्रूशन लगभग नेग्लिजिबल हो चुकी है। और जो भी जहाँ पर भी इंट्रूजन हुई थी वहाँ पर हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, वो वापस बाहर फेंके गए। आज इनफैक्ट बॉर्डर रोड्स, जिस प्रकार से बॉर्डर रोड्स बनाए गए हैं, आज जिन जगहों पर पहुंचना, गुवाहाटी से जिन बॉर्डर एरियाज पे पहुंचने के लिए लगभग 24-26 घंटे लगते थे, आज कहीं पर भी आप गुवाहाटी से 4 या 6 घंटे में आप पहुंच सकती है। उतने सारे हेलीपैड्स बनाए गए हैं, उतने सारे, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश हैज़ 3 फंक्शनल एयरपोर्ट्स। जहां नॉर्थ ईस्ट में 8 एयरपोर्ट्स होते थे, आज वहां पर 17 है केवल 10 वर्षों में। 4 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किए गए हैं, जिससे एक सीमलेस कनेक्टिविटी है पूरे क्षेत्र में। वैसे नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन रेट भी तो बहुत ज़्यादा है। ये पहले के हैं, मतलब ये दीज आर ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एक और किताब पे काम की है बिरसा मुंडा पर। देखिए, ट्राइबल क्षेत्र जो है हमेशा से दे वर प्रोन टू कन्वर्जन एक्टिविटीज। ये ऐसा नहीं कि आज सडनली हो रहा है, और दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 200 years व्हेन दीज एक्टिविटीज हैव बीन गोइंग ऑन। इट कैन नॉट बी, ये रातों रात इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, बिकॉज वहाँ की संवेदनशीलताएं इन्वॉल्व है। करेक्ट। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी, हैरानी होगी कि नागालैंड में पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत जो है अभी पिछले 5 सालों में गाई गई वहाँ के असेंबली में। त्रिपुरा में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाई गई वहाँ के असेंबली में, हमारी सरकार 2017 में आई थी उसके बाद। तो इस प्रकार से हमने अबैंडन कर दिया था नॉर्थ ईस्ट को। तो आज जिस धर्म का भी वो पालन करे, फैक्ट है कि वो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की हमारी जो फिलॉसफी है उससे अलाइन हो चुके हैं। एंड दैट इज अ बिग डिटरेंट टू इनिमिकल फोर्सेस इन चाइना व्हिच वर होपिंग दैट ये लोग जो है भारत से हमेशा नाराज रहेंगे और कभी ना कभी चाइना का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो चाइना के मंसूबे जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। जी। तुहिन जी, देयर आर मेनी ट्राइबल हीरोज या एक्टिविस्ट जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपने अभी बताया हमें, जैसे आपने किताब भी लिखी है अबाउट बिरसा मुंडा, सम टाइम बैक आपने ये किताब भी लिखी थी। इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, और अगर आप कुछ बताना चाहें मेरे ख्याल से इतिहास के एक सबसे अनोखे किरदारों में उनकी गिनती होगी। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हुआ था, लेकिन उन 25 वर्षों में मेरे ख्याल से उन्होंने मतलब इतने कम समय में इवॉल्व करते गए कि उन्होंने कम से कम 4 या 5 जीवन जिए थे। तो जो जितना मतलब मेरे ख्याल से 70-75 वर्ष में कोई आदमी जितने अनुभव पाता है, वो 25 वर्ष में उन्होंने अनुभव पाए थे। तो उनका जन्म 1875 में हुआ था, एक छोटे से गांव में, उलिहातू में, जहां इनफैक्ट मैं पिछले 15 अगस्त को गया था, और उनके जो वंशज हैं या उस गांव के रहने वाले हैं उनके साथ मैंने वार्तालाप की, उनके जीवन को के कुछ एस्पेक्ट्स उनके साथ साझा किया, उनके विचार जाने। तो 1875 में उनका जन्म हुआ था। ये वो युग था, देखिए, जहाँ तक ब्रिटिश हुकूमत की बात आती है, गांव देहात में या फिर दूर दराज के क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने प्रशासन को पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया था 2 लोगों को। एक तो जमींदार थे। जमींदार इन क्षेत्रों में आर्थिक उत्पीड़न करते थे, तरह तरह से जो है वो प्रताड़ित करते थे गांव वालों को, आदिवासियों को, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। इसका ज़्यादातर कारण, इसका मूल कारण ये होता था कि ब्रिटिशर्स अक्सर उन पर बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड्स रखते थे टैक्स रेवेन्यूज़ के, और वो जो है इन रिटर्न वो उत्पीड़न जो है गांव वालों पर करते थे। एक दूसरा सोर्स जिसको आउटसोर्स किया गया था, ब्रिटिशर्स ने अपना
अपनी एट्रोसिटीज़ आउटसोर्स की थी जी वो थे मिशनरीज़। और मिशनरीज़ जो हैं उस इलाके में लगभग 1850 से सक्रिय हुए थे। तो एक तरफ आर्थिक उत्पीड़न करते थे ये ज़मींदार, दूसरी तरफ मिशनरी सांस्कृतिक उत्पीड़न और कन्वर्जन का कार्य करते थे ये। तो ऐसी सिचुएशन में 1875 में जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। परिवार पर दबाव था कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कन्वर्ट करना होगा। बहुत असमंजस की स्थिति में परिवार एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते गए क्योंकि दिहाड़ी मजदूर थे। जी 11 वर्ष की आयु में उनको अपने घर से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर चाईबासा का एक क्षेत्र है, वहाँ एक मिशनरी स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए। लेकिन उस स्कूल में दाखिला पाने के लिए पहला कंडीशन था कि उन्हें कन्वर्ट करना होगा। सो ही वॉज बैप्टाइज्ड एट द एज ऑफ 11। 1886 से 1890 तक अर्थात 11 से 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब उनको लगा कि ब्रिटिश या मिशनरी एजुकेशन का पूरा उद्देश्य था उनकी जो नेटिव आइडेंटिटी है उसको समाप्त करना, तो वो उन्होंने विद्रोह किया और सब कुछ छोड़कर 15 वर्ष की आयु में वो वापस अपने गांव आए। ओके अब जो व्यक्ति पर पूरे गांव वालों ने आशाएं जता रखी थी या आशाएं बांध रखी थी कि ये बड़ा व्यक्ति बनेगा, सडनली ही वाज ट्रीटेड लाइक अ लूजर। ही हैड टू क्विट हिज विलेज, spend the next 4 years in wilderness. Nobody knew where he was. ऐसा माना जाता है कि ये 4 वर्ष जब वो जंगल भटक रहे थे तो वो आनंद पनराई नाम के एक व्यक्ति से उनका सामना हुआ, उनके समक्ष वो आए। आनंद पनराई जो हैं वो एक सनातन धर्म के विषय पर एक इंसाइक्लोपीडिया थे। ओके और उन्होंने बिरसा मुंडा को रामायण, महाभारत, गीता के उद्देश्य पढ़ाए और उनकी जो मतलब अहमियत बताई जीवन में। जी तो 1894 में 4 वर्ष बाद जब बिरसा मुंडा वापस अपने गांव आए, कहा जाता है कि एक ऐसा माहौल था जब आंधी तूफान आ रही थी उस दिन, और सडनली जब गांव वालों ने उनको देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके आंखों में बिजली चमक रही थी। एंड फॉर सम रीजन ही वाज returned as a completely different person, empowered with a lot of knowledge. He was treated as a spiritual guru. जी तो अगले 1 वर्ष तक उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई 1 वर्ष में कि दूर दूर तक लोग जो है दूर दूर से उनके गांव में आते थे केवल उनका दर्शन पाने के लिए। कभी उन्होंने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की संरचना या कल्पना तब तक नहीं की थी। 20 वर्ष के हो चुके थे, 21 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे इतने घबरा गए थे उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ के कारण कि उन्होंने फॉल्स चार्जेस में उनको देशद्रोह के इल्जाम में 2 वर्ष के लिए भेजा जेल। अच्छा और वो 2 वर्ष सबसे भयानक वर्ष थे। फ्रॉम हर दूसरे तीसरे वर्ष वहाँ पे सूखा पड़ता था, बीमारियां होती थी, तो बहुत सारे लोग गांव में मरे। अंततः जब वो बाहर निकले 1898 में, तो कुछ लोग जब उनसे जेल में के बाहर मिलने गए, उनके जो सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि एक ही रास्ता है ब्रिटिशर्स के जुल्म को ख़त्म करने के लिए, अब आपको तैयार होना पड़ेगा उलगुलान लॉन्च करने के लिए। उलगुलान जो है एक आदिवासी शब्द है आंदोलन का। ओके और लास्ट के 1.5 वर्षों में उन्होंने पूरी तैयारी की। एक रैम्बो स्टाइल जो है, गांव छुप कर पूरी तरह पुलिस की नज़रें उन पर थी, लेकिन उन सबको चकमा देकर उन्होंने एक अपनी फौज क्रिएट करके 1899 के अंत में अंग्रेजों पर धावा बोला था। और लगभग 1 महीने चला इस आंदोलन में उन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई थी जी जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध हालात में 9 जून 1900 में उनको मरा हुआ पाया गया था रांची जेल में। तो ये उनकी कहानी बहुत विचित्र कहानी है। लेकिन जी पर सर कई सारे ऐसे ट्राइबल हीरोज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और लोगों ने जानना चाहिए इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में उल्लेख किया है मन की बात में या फिर इनके गाँव में जाकर, पिछले साल 15 नवंबर में प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव में गए थे जहां उनका जन्म हुआ था, और उसी गांव में मैं 15 अगस्त को गया था। तो कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीरें। दुख की बात है कि आज भी वो विषय
वो ज्वलंत रूप से वहाँ पर उस गांव में वही ज्वलंत समस्याएं हैं। कन्वर्जन एक बहुत बड़ा रैकेट है। जी। तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा जागरूकता आएगी लोगों में, उतनी ज़्यादा जो है हम इन जनजातीय हीरोज़ के कंट्रीब्यूशन को भी अपना पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इनके खुद के जो वंशज हैं, आज उन्हें पता नहीं है कि उनके पूर्वजों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जितनी ज़्यादा उनको जानकारी होगी अपने पूर्वजों की कंट्रीब्यूशन के बारे में, उतना ज़्यादा जो है वो राष्ट्रवाद से जुड़कर देश हित में काम कर पाएंगे। जी एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने। सर, हम मणिपुर की बात करते हैं, जो ये मिस हैपनिंग्स हो रही है मणिपुर में। हमने अक्सर ये देखा है कि व्हाई इज प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉट स्पीकिंग अबाउट मणिपुर इन हिज स्पीच। देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो अत्यंत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। दुर्भाग्यवश मणिपुर का एक इतिहास रहा है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2023 तक, वो 6 साल 1 महीने का जो समय था जब से जी। हमारी सरकार वहाँ बनी थी, वो सबसे लंबा समय था राज्य के इतिहास में जब कोई खास जो है वारदात नहीं हुई थी हिंसा की। लेकिन कुछ ऐसी काली परछाइयाँ जो हमें लगता था कि पूरी तरह से जिन्हें दफना दिया गया है, वो पूरी तरह से नहीं दफना नहीं पाए थे हम लोग। और वो एक बार फिर से जो है राज्य को हॉन्ट करने के लिए आ गई थी। देखिए, यहाँ 2-3 विषय बहुत बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक, पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान के तहत भारत अपना जो हाईवे का एक प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, जो पूरी तरह से थाईलैंड तक हमें कनेक्ट कर देगा। ओके। निश्चित तौर पर इसके जियोपॉलिटिकल रेपरकशंस होने थे, क्योंकि इससे बहुत सारे इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं they are taken aback by India's growing influence in Southeast Asia. दूसरा, जिस प्रकार से इलीगल पॉपी कल्टीवेशन मणिपुर की पहाड़ियों में सालों साल चलता रहा है और कई सालों से चलता आ रहा था, उस पर पहली बार जो है हमारी सरकार ने रोक लगाई थी। ओके। तीसरा, जो इलीगल माइग्रेशन की समस्या है, जो म्यांमार का 1300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेशन हुआ है, पहली बार उस पर रोक लगाई जा रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट विषय है जो अल्टीमेटली जो आपने क्लैशेस देखा, निश्चित तौर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही अनर्व हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में। बहुत ज़्यादा कुछ इस समय मेरे लिए इस विषय पर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो 1 साल का समय था, जब आपने पिछले 1 साल में वायलेंस देखा, पिछले 6-7 वर्षों में जो विकास के कार्य वहाँ पर हुए हैं, उन्हें इस वायलेंस के कारण साइडलाइन ना हो, ये इंश्योर करना में हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, हम भी इस डिलेमा में थे कि मणिपुर का चैप्टर इंक्लूड करें नहीं करें, क्योंकि जब हमने इस पे काम शुरू किया था तो वो उस समय मणिपुर आपने तो एक्टिवली काम किया है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। जब हमने शुरू किया था इस पुस्तक पे काम, उस समय जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो लंबा फेज था 6 साल का, जब मणिपुर पूरी तरह से शांतिपूर्ण जगह नजर आ रहा था जी। और अचानक हमारे काम शुरू करने के बाद ये लास्ट मई में ये हिंसा की वारदातें वहाँ पर शुरू हुई। तो हमारे मन में भी ये शंका था, हमारे मन में भी ये डिलेमा था कि मणिपुर के विषय पर कोई चैप्टर इंक्लूड करें, इस वक्त नहीं करें। और हमने अंततः डिसाइड किया कि इंक्लूड करना चाहिए, बल बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल चैप्टर फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक युवा एंटरप्रेन्योर लेरेंजम निरंजन ने इसमें एक चैप्टर लिखा है। ही रन्स अ स्किलिंग एकेडमी इन मणिपुर, जहाँ की स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वहाँ के ग्रामीण
आबादी को और शहरी मतलब पूरे मणिपुर में वो सक्रिय हैं एंड यू नो ही प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन टू द पीपल ओवर देयर। जी। और उनके चैप्टर को इंक्लूड करने का उद्देश्य केवल ये था कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये एक टेम्पररी फेज था और आपने देखा कि जब वो हिंसा की वारदातें हो रही थी, एक प्रकार से जब वो हिंसा का एक फेज खत्म हो चुका था, तब केवल पार्लियामेंट मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था, तब एक पुरानी वीडियो को कुछ शरारती तत्वों ने विशेष तौर पर एक तरह से उस समय उस वीडियो को लाया गया था ताकि एक प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। देखिए, सवाल निश्चित तौर पर हम सरकार में हैं तो हमसे पूछे जाएंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पहली बार देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 4 दिन वहाँ पर बिताए थे और ये जून की बात है। मई में वहाँ पर वायलेंस शुरू हुआ था, जून में 4 दिन बिताए थे और लगभग 1-1.5 महीने सब कुछ शांत था। उसके बाद ये वीडियो जो बहुत पहले का था उसको वायरल किया गया और एक तरह से फिर से वहाँ संशय का माहौल पैदा हुआ, फिर से वहाँ पर खून खराबा हुआ, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चैप्टर इस पुस्तक में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा भी लिखा गया है, रामी देसाई। शी हैज स्टडीड नॉर्थ ईस्ट फॉर द लास्ट 16 years एंड ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक इतिहास रहा है, बहुत हर क्षेत्र में, हर स्टेट में जो है बहुत सारी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जितनी डेडिकेशन के साथ हमारी सरकार ने इन सालों से चली, दशकों से चली आ रही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम किया है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। मणिपुर में एक जो है एक एक्सेप्शन रहा है मणिपुर। तो बात क्यों नहीं करना? आई मीन व्हाई अवॉइड बात ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? नहीं, बात देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक अपना स्टाइल है। इंटरनेट में वो हमेशा जो है जितना उनको कम्युनिकेट करना होता है वो सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। विपक्ष ये कहे कि आप बात करिए, कभी प्रधानमंत्री जी ने उसके आधार पर बात नहीं करी। लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि वहाँ पर जो है शांति के प्रति जो है हम किसी भी तरह से चूके हों। वो कदम उठाए गए हैं जिससे कि शांति दोबारा बहाल किया जाए। इनफैक्ट अभी पिछले 2-3 दिनों में अगर आपने वहाँ के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स देखे हों तो बड़ी संख्या में जो है इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का भी कार्य किया जा रहा है। गृह मंत्री ने 2 महीने पहले घोषणा की थी कि पूरा जो 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार को, आने वाले वर्षों में पूरा जो है उसको एक जो अभी पोरस बॉर्डर है उसको फुल प्रूफ उसको ये किया जाएगा, फेंसिंग उसकी की जाएगी। तो काम पूरी तरह से चल रहा है। देखिए, विपक्ष के कहने पर हम कि वो जबरदस्ती बयानबाजी नहीं करते। विपक्ष की बात नहीं है, पीपल आर आल्सो वेटिंग कि क्यों नहीं बोला जा रहा है। और मोदी जी का विजन क्या है नॉर्थ ईस्ट को लेके, अगर हम डेवलपमेंट की बात भी करें? विजन तो मतलब कम से कम उन्होंने 70 ट्रिप्स किए हैं पिछले 5-6 सालों में, जो किसी प्रधानमंत्री ने किए। विजन जो है वो डेवलपमेंट है। विजन जो है, आप खुद वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में होकर आए हैं, जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मुख्य धारा में लाया गया है। और एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए, जिस प्रकार से आज से 10 वर्ष पहले मुंबई में या दिल्ली में बहुत ही लापरवाही के साथ हम नॉर्थ ईस्ट के अपने भाई बहनों या हमने अपने नॉर्थ ईस्ट के मित्रों के लिए एक रेशियल स्लर हम यूज़ करते थे या यूज़ किया जाता था, आज वो लगभग समाप्त हो गया है। तो ये कोई हमने फोर्स नहीं किया है किसी को। आई थिंक दैट वैलिडेट्स आवर एफर्ट्स इन मेन स्ट्रीमिंग दैट पॉपुलेशन। और बहुत सारे कार्य हैं। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में हर दिसंबर में मनाया जाता है, आज अगर आप दिल्ली के एयरपोर्ट में हो दिसंबर के पहले सप्ताह में, तो आप जो भीड़ वहाँ देखेंगे लोगों की जो बोर्ड कर रहे हैं नागालैंड की फ्लाइट, वो दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे तरीकों से हमने नॉर्थ ईस्ट की आबादी को मेन स्ट्रीम किया है जी। आई कैन टेल यू, मणिपुर में जो है द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड इन द नेक्स्ट 2 years यू विल सी मणिपुर मैचिंग पेस
with other states of the Northeast when it comes to development. क्या नोटिसेबल प्रोग्रेस हमें देखने मिलेगी? एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बहुत चर्चा हुई है। जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने मणिपुर के संदर्भ में भी एक बहुत ही शरारतीपूर्ण जो है कुछ शब्द अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं। They have written they support administrative settlement, जबकि हम ये मानते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी needs to be emphasized more than administrative settlement. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट का अर्थ क्या है? क्या वो कुकी लैंड जो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड है उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो मणिपुर को दो भागों में जो एक कुछ वहाँ पे कुछ सेक्शंस का ये डिमांड रहा है कि मणिपुर को जो है दो राज्यों में विभाजित किया जाए, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ऐसे कठिन या ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हमने कभी वो जो कांग्रेस की मानसिकता रहती है विभाजनकारी, उसको हमने कभी वो लाइन पर हम नहीं गए हैं। हम ये मानते हैं कि देखिए मणिपुर के इतिहास में आप जाएं तो बहुत बार ऐसे वायलेंस के फेजेस हुए हैं, अभी जो हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन इन द नेक्स्ट 2 years यू विल सी द स्टेट मैचिंग पेस विद असम एंड अरुणाचल प्रदेश। जी, हम आते हैं साउथ की तरफ, हम आते हैं, विल टॉक अबाउट ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इलेक्शन रैलीज में ये स्टेटमेंट कहा है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी ने राम मंदिर के लिए, वी हैव लॉस्ट आवर मस्जिद प्लेस टू राम मंदिर, एंड बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो के केस में भी अन्याय किया है। यू नो मैनी सच स्टेटमेंट्स ही हैज़ गिवन। सो क्यों इलेक्शन के टाइम पे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जहां रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? देखिए, ओवैसी जी के स्टेटमेंट से ये स्पष्ट होता है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर उनको कोई आस्था नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आरंभ हुई जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यही नहीं, और भी बहुत सारी बेतुकी बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री को हिटलर कहा और कहा कि मुसलमानों की स्थिति जो है वो विश्व में सबसे खराब है। आपको समझना होगा वो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है हैदराबाद में। शायद वो पहली बार हैदराबाद हारने जा रहे हैं। 5.5 लाख फर्जी वोटर्स उनका पर्दाफाश हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले। 5.5 लाख चुनाव आयोग ने 5.5 लाख फर्जी वोटर्स जो हैं डिटेक्ट किए थे वहाँ के वोटिंग लिस्ट में। संभवतः या ऑब्वियस है कि वो उनके वोटर्स थे। तो एक तो जो है उस वजह से ओवैसी जी बहुत बौखलाए हुए हैं। दूसरा, जो माधवी जी हमारी कैंडिडेट है वो उनको बड़ी चुनौती दे रही। लेकिन जो बड़ी बात है कि देखिए ये वही व्यक्ति हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता पाए थे। इनफैक्ट आपने देखा है कि किस प्रकार वो पैलेस्टीन के समर्थन में नाच रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे सड़कों पर। लेकिन जो व्यक्ति इजराइल पे जब हमला होता है 1300 लोगों को निर्मम तरीके से मारा जाता है हमास के द्वारा, जो व्यक्ति हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता पाता है बल्कि एक तरह से हमास का ही समर्थन करता है, उस व्यक्ति का भारत में क्या वजूद है? ही इज नॉट फिट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। अगर आप मुसलमानों की बात देखें तो आज जो ये आरोप लगाते रहे हैं ओवैसी जी कि हम मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, आप कोई भी सरकारी स्कीम निकाल कर देख लें, भले वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, भले वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम हो, भले वो जनधन योजना हो, मुसलमानों की प्रतिशत, आबादी की प्रतिशत इस देश में कितनी है? लगभग 15%। लेकिन इन सभी स्कीम्स में जो उनका कवरेज रहा है 25 to 30% ऑफ द टोटल लाभार्थीज वो मुसलमान रहे जी। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं तो उनको जो है स्वाभाविक है कि बिना पक्षपात के हमने वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जी। तो ओवैसी जैसे लोग जो है वो उनको विशेष प्रॉब्लम है मुसलमानों का आर्थिक समावेशन से। वो नहीं चाहते कि मेन स्ट्रीम में आए, वो नहीं चाहते वो सरकारी लोन ले, वो चाहते हैं कि हवाला मनी ही जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हवाला मनी और तरह तरह की इलीगल गतिविधियां चलती रहे। ये उनकी प्रॉब्लम है। अभी आपने माधवी लता के बारे में भी बताया, क्या हो रहा है हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में?
what is the whole debate about Madhvi Lata and Owaisi? देखिए, माधवी जी बहुत समय से वहाँ सक्रिय रही हैं और जो उनका सामाजिक कार्य है वो कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है। जैसे ओवैसी जी जो है, उनका प्रभाव कुछ जी। विशेष इलाकों तक सीमित रहा है और उन्होंने हमेशा, माधवी जी ने अपने कैंपेन में भी कहा है कि ट्रिपल तलाक पर जो व्यक्ति ट्रिपल तलाक के बिल के विरुद्ध वो बोल सकता है या ट्रिपल तलाक बिल का विरोध करता हो, जी। वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला उत्थान के लिए क्या करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो है उनका ट्रैक्शन जो है, कैंपेन का बड़ा अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा है और मुझे लगता है कि माधवी जी ने। पहली बार हैदराबाद का जो गढ़ है ओवैसी का, वो खत्म होने वाला है। देखिए, ओवैसी की पार्टी जो है अपनी रजाकार मानसिकता से कभी बाहर नहीं निकल पाई। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि 15% जो हैं 85% पर हावी हो जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखो हम क्या करेंगे। तो ये हमास मानसिकता जो है, इससे हैदराबाद को बहुत नुकसान पहुंचा है और इस हमास मानसिकता को पहली बार हैदराबाद की जनता जो है दरवाज़ा दिखाने के लिए तैयार है। माधवी लता जीतेगी इस बारी? मुझे तो लग रहा है, बिल्कुल। जी, ओके। हम आते हैं फिर पीएम मोदी और राहुल गांधी के ऊपर। पीएम मोदी ने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया था राहुल गांधी को अपने एक भाषण में, रैली के दौरान। उन्होंने कहा कि शहजादे का कहना है कि जितने भी राजा महाराजा थे वो लूटते थे और अत्याचार करते थे। सो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जबकि जहां हम देखते हैं ही ऑल्सो फर्दर एडेड कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है, इट्स एन इंसल्ट टू इंडिया, इनका ये कहना है। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी के एक बड़े नेता हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने क्षत्रिय धर्म और राजपूत समाज को ही अपने बयानबाजी में गलत दिखाया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं ये तो सेम मिस्टेक है, करेक्ट? देखिए, हम तो हमेशा मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में सबको जो है सावधानी बरतनी चाहिए, आप जो भी कहें उसमें। तो मैंने सुना था कि पुरुषोत्तम रूपाला जी का कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन उनके एग्जैक्ट बयान से मैं वाकिफ नहीं हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, हर सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को जो है बहुत सावधानी से अपनी बातें कहनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की बात यहाँ पर अलग है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बातों बातों में हिंदुओं का या हिंदू धर्म का तिरस्कार किया है। प्रधानमंत्री जी का उनसे प्रश्न भी यही था कि अगर आप हिंदू राजाओं के विरुद्ध कहते हैं, क्या आप में साहस है कि कभी आप जो औरंगजेब का आतंक था इस देश में, उसके खिलाफ कहें? उसके खिलाफ तो अपनी कह पाते हैं। आप शक्ति का अपमान करते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। ये तो राहुल गांधी का बयान है ना। क्या आप अपना ये स्नेह केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित रखेंगे? ये हमारे प्रश्न है। अभी कल का एक वीडियो है उनका, जिसमें वो प्रधानमंत्री जी का जो समुद्र के नीचे जाकर प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में जब उन्होंने प्रार्थना की थी, उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं देखो कितना घबराया हुआ था वो व्यक्ति। तो ये कैसी ओछी मानसिकता है? क्यों ऐसी मानसिकता इसका क्यों मैं है बता रहा हूँ उनकी? क्यों। क्योंकि जिन लोगों को बाबर के कब्र में, बाबर के मकबरे में माथा टेकने की आदत हो, वो द्वारकाधीश में पूजा करने के महत्व को नहीं समझेंगे। और ये सबका इतिहास है। राहुल गांधी भी 2005 में जो है अफगानिस्तान में जाकर बाबर के मकबरे में माथा टेक कर आए हैं। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने में इनको इतना परहेज क्यों है? द्वारकाधीश के मंदिर में जाने में इनको इतना परहेज क्यों है? और ये आज की बात नहीं है, ये दशकों पुराना एक तिरस्कार की जो भावना कांग्रेस पार्टी की है। मैं आपको याद दिलाऊं, 1951 में जब इसी द्वारकाधीश मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी जी। और उसके प्राण प्रतिष्ठा में जब हमारे तब के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उनको भी नेहरू ने रोकने की कोशिश की थी। खत लिखा था, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है कि आप वहां पर मत जाइए। ओके।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात नहीं मानकर वो प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। तो जो मानसिकता नेहरू की थी, हिंदू आस्थाओं के प्रति तिरस्कार की, वही जो है एक वही मानसिकता हिंदू राष्ट्र में ही रहकर इतना तिरस्कार। somehow कभी उन्होंने हिंदू धर्म को धर्म माना नहीं, मुझे तो यही लगता है। उनको लगता था कि ये बहुत अलग अलग जो है विश्वासों का या बहुत अलग अलग फेथ्स का एक संग्रह है और आज नहीं तो कल ये बिखर जाएगा। और ये उनके अंदर जो सनातन की भावनाओं का जो एक समझ का अभाव दिखता है। राजीव गांधी ने मजबूरी में या आउट ऑफ हिज चॉइस उन्होंने राम मंदिर के ताले ज़रूर खुलवाए थे, लेकिन राजीव गांधी के बाद से, जब से ये इम्पोर्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोनिया गांधी जब से उनके हाथों में पार्टी का कमान आया, तब से जो कांग्रेस की जो एक इग्नोरेंस है भारत के इतिहास के प्रति, भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, वो बहुत खुलकर जग जाहिर हो गई। 2005 में या 2007 में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जब उन्होंने हिंदू टेरर शब्द का कॉइन किया था। अच्छा, ये शब्द उन्होंने कब कॉइन किया था? जब ये देश टेररिज्म के वर्स्ट फेज से गुजर रहा था। अगर आपको याद हो, 2005 से लेकर 2008 के बीच जो सबसे खूंखार आतंकवादी हमले थे इस देश ने देखा था। और उस वक्त अगर विकीलीक्स की माने तो राहुल गांधी जाके अमेरिकन एम्बेसी में कहते थे कि इस देश को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो हिंदू उग्रवाद से है। तो एक बहुत ही मानसिकता, सर्वाइल स्लेविश मानसिकता थी इनकी। हमेशा इन्होंने कभी समझा नहीं कि हिंदू धर्म जो है वो एक धर्म, एक शक्तिशाली धर्म है। इनको लगा कि ये संग्रह है अलग अलग फेथ्स का और आज नहीं तो कल बिखर जाएंगे। यही मुझे तो यही लगता है जी। कहीं ना कहीं इन्होंने बिलीव ही नहीं किया हिंदुओं पर और हिंदू धर्म पर। ये चुनावी हिंदू है तो चुनाव के पहले ये जाते ज़रूर है मंदिर, लेकिन उन्हीं मंदिरों से बाहर निकलकर ये टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई ज़रूर करते हैं। वो टीपू सुल्तान जो कि दक्षिण भारत में मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक रहे हैं। अच्छा, टीपू सुल्तान ने जो आज मौजूदा कुर्ग का इलाका है जिसको कोडावू भी कहते हैं, वहाँ 1785 में दिवाली के दिन सबसे बड़ा प्रहार किया था जिसमें कि हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए थे। उनका दहशत जो है इतना भव्य स्तर का दहशत था कि आज भी जो पीड़ित परिवार थे उनके जो वंशज हैं वो वहाँ पर उस दहशत को याद करते हुए दिवाली नहीं मनाते। कुछ घर आज भी हैं कुर्ग के इलाके में नहीं मनाते, लेकिन दिवाली के ही 2-3 हफ्ते बाद टीपू जयंती पड़ता है 1 दिसंबर को। आप देखिए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस में होड़ लगी रहती है कि टीपू जयंती पर क्या विशेष करें, कैसे सेलिब्रेट करें। तो ये लोग जो है चुनावी हिंदू रहे हैं और यही कारण है कि देश ने इनके दोहरेपन को पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और अगर आज आप मुझसे पूछें 1 महीने बाकी हैं चुनाव के नतीजों को, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इतिहास में अपना सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है। तो अगर वो 40 पार कर जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये बहुत बड़ा गनीमत होगा उनके लिए। अमेठी और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है राजनीति में? अमेठी से तो आपने देखा क्या हुआ, युवराज जो है शहजादे भाग गए वहां से जी। ये उनका देखिए, अमेठी और रायबरेली दोनों उनके पुश्तैनी जायदाद है एक तरह से, और उनको पूरा अधिकार है कि वो तय करें कहाँ से लड़े कहाँ से नहीं लड़े। लेकिन जिस प्रकार से आखिरी घंटों तक नॉमिनेशन फाइलिंग के आखिरी घंटों तक कांग्रेस पार्टी पूरी असमंजस में थी, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अब निर्णय लेने की क्षमता भी खो बैठी है जी। आप उन बचे कुचे कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए, हो गए अब। बिल्कुल बिल्कुल, उनको शायद जो है देश के बाहर के लोगों का समर्थन ज़्यादा चाहिए, जैसे वो चौधरी फवाद
फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के मंत्री रहे हैं, वो जी। ट्विटर पर राहुल Recently गांधी की tweet शाबाशी करते हैं। राहुल गांधी उसी में खुश हो जाते हैं। उनको नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा उनको इस देश के अंदर भी विश्वास जीतने की ज़रूरत है। हम्म, तो अमेठी की बात जहाँ तक आती है, आप सोचिए उन जो बचे कुचे कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो आज भी अंतिम दिन तक, कल परसों तक आस लगाए बैठे कि थे कि राहुल गांधी आने वाले हैं। हम्म, जब उनको लास्ट मोमेंट में अचानक बोला जाता है कि नहीं, अब वो रायबरेली जाएंगे और आप आ जाइए वहाँ 50-100 किलोमीटर दूर आखिरी दिन, तो ये तो दे हैव टेकन एवरीबडी फॉर ग्रांटेड इंक्लूडिंग देयर ओन कार्यकर्ता। yeah, देखिए, राजनीति जो है, राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत ज़रूरी होती है और राहुल गांधी में पूरी तरह से महत्वाकांक्षा का अभाव है। जो व्यक्ति खुद महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता, वो इस देश के बारे में बड़ा कैसे सोचेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस इस देश के बारे में कभी बड़ा नहीं सोच पाई और उनके मैनिफेस्टो में भी घुमा फिरा के वही दकियानुसी बातें उन्होंने शामिल की हैं जिससे कि पिछले 7 दशकों से देश परेशान था। जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाता है कि कांग्रेस का जो है इस देश को लेकर कोई विजन नहीं है। वो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। बट हमेशा बीजेपी ने जो ये आइडिया प्रोपोगेट किया है कि कांग्रेस हमारे देश के लिए डेंजरस है, बीजेपी हमेशा कांग्रेस को टारगेट करती है। इज इट राइट और नो? देखिए, हम कांग्रेस को अगर डेंजरस कहते हैं देश के लिए तो तथ्यों के आधार पर कहते हैं। 2011 में यूपीए की सरकार ने कोशिश की थी कम्युनल वायलेंस बिल लाने की। पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं उस बिल के बारे में, लेकिन अगर वो बिल आ जाती तो इट दैट बिल, according to that bill, by default it would have been assumed that the Hindu community is responsible for all communal violence in the country. ओके, तो भले ही वो परपेट्रेट कोई भी किया हो, भले ही उसके पीछे कोई कम्युनिटी का हाथ हो, द मेजॉरिटी कम्युनिटी वुड हैव बीन हेल्ड कल्पेबल। तो उस बिल को हमने रोका था, बीजेपी ने उस वक्त। वक्फ एक्ट जो इन्होंने 1995 में लाया था नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसने ओवरराइडिंग पावर्स दिए थे वक्फ बोर्ड को कि वो जिस ज़मीन को भी भारत के अंदर, जिस ज़मीन को भी वो अज्यूम कर ले कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है, वो ज़मीन प्राप्त करने की उनको अधिकार दी गई थी। अच्छा, और कोर्ट की भी जो है पावर्स इसमें बिल्कुल सीमित थी। इवन कोर्ट्स वुड नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आर्मी और रेलवेज के बाद अगर तीसरा ऐसा बॉडी है इस देश में जिसके पास सर्वाधिक ज़मीनें हैं तो वो वक्फ बोर्ड है। जी, 2013 में जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने और स्ट्रिंजेंट बना दिया था वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट को, और ज़्यादा पावर्स दिए थे। और 2014 में इलेक्शन की घोषणा के मात्र 2 दिन पहले यूपीए सरकार ने अचानक 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के प्राइम प्राइम स्पेस में 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले सौंपा था, जिसको कोर्ट के प्रोसीजर के द्वारा जी, हमारी सरकार ने वापस रिक्लेम किया। तो तथ्य बताते हैं, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस जो है तरह तरह से इस देश पर जो है अपने चुनावी फायदे के लिए दशकों तक इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो है इलीगल माइग्रेशन जो है इनकरेज किया, जिसके कारण आज पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज असम जो है वो आज नहीं तो कल उसको काफ़ी हद तक रोका है अभी की सरकार ने, लेकिन 36% आबादी वहाँ मुसलमानों की है। और ये एक प्लान्ड तरीके से दशकों तक चली आ रही इलीगल माइग्रेशन के द्वारा हुआ है जी। तो कांग्रेस ने कभी इस देश में दूरदर्शिता के साथ इस देश की भलाई के लिए नहीं सोचा। और ये हम बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत पीड़ा और बहुत दुख के साथ कहते हैं। हमें कोई शौक नहीं होता है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को देश के लिए डेंजरस कहें, लेकिन जितनी भी आप खुद सोचिए कि आज से 15 साल पहले, मैं 2005 से 2008 के बीच में मुंबई में ही था, जो 26/11 की रात जिस प्रकार से एक दहशत का माहौल था, अगले 3 दिन तक जो है पूरे मुंबई में लोग भयभीत थे कि कहाँ अगला अटैक होने वाला है जी। आज अचानक क्या बदल गया? 15 वर्षों में या पिछले 10 वर्षों में अगर कोई भी इस प्रकार की आतंकवादी अटैक नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर
एक डिसाइसिव सरकार है जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति में उनको लगता था कि उनको वो बहुत किड ग्लव्स के साथ जो है वो टेररिज्म को भी डील करते थे। उनकी पहली रिएक्शन होती थी वो यूएस को कंप्लेन करते थे कि पाकिस्तान हैज डन दिस टू अस। तो ये सारी चीजें बदली हैं और ये जिस प्रकार से उस समय देश चल रहा था, मेरे ख्याल से अगर 10 साल और कांग्रेस रह जाती तो फिर इंडिया बहुत बड़े संकट में होता। जी, मोदी जी को हम एज अ लीडर के रूप में देखते हैं, पर हाल ही में तेलंगाना में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जब प्रचार किया, उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा। डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइबल? क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, ये तो संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। जी, और एंटी मुस्लिम्स क्रिएट नहीं होंगे फिर? नहीं, आप संविधान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? जो मैंने कहा कि जहां तक सरकारी स्कीम्स की कवरेज की बात है, हमारी एग्जीक्यूशन ये दिखाती है कि हमने कभी पक्षपात नहीं किया है, हमने मुसलमानों को उनके सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन जहां रिजर्वेशन की बात आती है, आपको संविधान के अनुकूल चलना होगा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो यही कही कि 2004 से जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई, यूपीए की सरकार आई, तब से काफी शातिर तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को टैंपर करने का काम शुरू किया और कुछ जातियों को, मुसलमानों के अंदर भी कुछ जातियों को ओबीसी लिस्ट में निरंतर शामिल करने का काम किया, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत था। तो आंध्रा में जब इन्होंने किया था, 6 वर्ष तक बार बार आंध्रा की इनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दुत्कारा, बार बार उनकी हरकतों को रोका, लेकिन कांग्रेस अपनी हरकतों से लाचार है। तो आज भी जो है 2009 की अगर आप उनकी मैनिफेस्टो देखें तो उसमें भी उन्होंने वही बात कही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हम कर रहे हैं कुछ राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, 2012 की यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में 18% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इसकी बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी ने केवल ये कहा कि हम संविधान की जो मूल स्वरूप है उसको हम टैंपर नहीं होने देंगे कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के द्वारा। उन्होंने कभी किसी मुसलमान के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है? हम 2024 में हैं, आज की डेट में भी जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा जब इलेक्शन रैलीज या स्पीचेस होते हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर ही क्यों होते हैं? हम चुनाव विकसित भारत के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ठीक है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है, हम इस पे लड़ रहे हैं। 13 करोड़ लोगों को जो टैप वाटर कनेक्शन दिए गए उस पर लड़ रहे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ बातें शरारतपूर्ण है, और मैं आपको 2-3 बातें गिना सकता हूँ। उन्होंने बार बार ये बातें कही हैं, पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है धर्म के आधार पर जो है वी विल इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। 1-2 और बातें हैं जो बिल्कुल जो है 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से जो मेल खाती हैं। वी विल इंश्योर प्रायोरिटी इन गिविंग लोन्स एंड एजुकेशनल पर्पसेस, और ये सब मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से उतारे हुए लाइन्स हैं। ओके। तो जब कांग्रेस जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि हम कांग्रेस को एक्सपोज करें, कांग्रेस की गलत मंशा को, उसकी कुमंशा को लोगों तक ले जाएं और लोगों को बताएं कि कांग्रेस से आप परहेज करिए, ये एक नेगेटिव एजेंडा पे काम कर रही है। लेकिन हम डेवलपमेंट के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, फिनेंसेस है, डेवलपमेंट है। नहीं, डेवलपमेंट के विषय पर देखिए आप आज रील्स के ज़माने प्रधानमंत्री जी के 35-40 मिनट के स्पीच के वो 30 सेकंड जो है वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राजनीति लेकिन कब अगर तक आप चलेगी? प्रधानमंत्री जी की पूरी स्पीच सुनिए तो यही बात होती है, किस तरह से 50 करोड़ जो हैं जन धन बैंक अकाउंट्स खोले गए, किस तरह से पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 36 लाख करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स में डाले गए। और ये वो पैसे हैं जब 1986 में आपको याद होगा तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो केवल 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता है। तो अगर हम 36 लाख करोड़
गरीबों की जेब में या गरीबों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, तो अगर हम राजीव गांधी की तरह चलते तो आप उसका 15% आप ले लीजिए कितना है, उतना पैसा केवल गरीबों के हाथ में आता और बाकी जो है लोग पॉलिटिशियंस खा रहे होते। तो जो करप्शन समाप्त हुआ है बड़े स्तर पर, हमारी इलेक्शन स्पीचेस में, प्रधानमंत्री के इलेक्शन स्पीचेस में इन सब का जिक्र होता है जी। हाँ, लेकिन अब कांग्रेस कुछ शरारत कर रही है तो उसका जवाब देना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरे सिर्फ कहने का ये मतलब था कि एक तरफ हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और हमारी संस्कृति की बात करते हैं, और एक तरफ जैसे ही इलेक्शन आ जाते हैं हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि एकदम ही हिंदू मुस्लिम की बातें करने लग जाते हैं। सो इसका श्रेय आपको राहुल गांधी को देना चाहिए, जो व्यक्ति शक्ति का अपमान करता हो, जो व्यक्ति तिरस्कार करता हो प्रधानमंत्री का, द्वारकाधीश में समुद्र के नीचे जाकर प्रार्थना करने का तिरस्कार करता हो, तो कहीं ना कहीं तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली, बट आई ऑल्सो बिलीव इट शुड बी नॉट हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट शुड बी इंडिया वर्सेस हमने क्या डेवलपमेंट किया है। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आप डेटा देखें, कुछ राज्यों में जो पिछले 2-3 वर्षों में जब चुनाव हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, अगर आप बिहार की ही एग्जांपल देखें, 2020 में वहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुआ था नवंबर के महीने में। एक सीमांचल का वहाँ एरिया है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और बड़ी संख्या में वहाँ मुसलमान रहते हैं। वहाँ मुसलमान महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है वो भी मानती हैं कि जो हमने ख़त्म किया है वो उनके हित में है। गैस कनेक्शन जो उनके घर पे आए हैं, तो इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम तो ये कभी हमारा नैरेटिव है ही नहीं। हम केवल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को, उनके गलत तरीकों को, उनकी जो फेवरेटिज्म है एक समुदाय के प्रति, उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं। Good, I got your answer. Thank you so much. तुहिन, we have come to end of our discussion. जाते जाते 2 सवाल और। एक तो नॉर्थ ईस्ट पर ही है, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देख रहे हैं, आपने जैसे बताया कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा, अब नई लीडरशिप आ रही है। क्या बताना चाहेंगे अबाउट द लीडरशिप? देखिए, इनफैक्ट वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मोदी जी इज टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ न्यू लीडर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। पहले अक्सर ये देखा गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के विषयों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन जब आप किरण रिजिजू जी को लॉ मिनिस्टर बनाते हैं, जब उनको बड़ा दायित्व देते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दृष्टिकोण भी जो है वो विस्तृत होता है। पूरे देश भर के विषय जो हैं, विषयों का वो अध्ययन करते हैं, उन पर बात करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप फॉर द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इनफैक्ट जब वो लॉ मिनिस्टर थे, मैंने देखा है कि किस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट के युवा हैं वो they used to look up to him, they used to come up to him, because as the first law minister from the north east, that was a tremendous achievement जी। और ये आने वाली पीढ़ी में, नॉर्थ ईस्ट की आने वाली पीढ़ी में इसका असर और प्रखर रूप से देखने को मिलेगा। तो आई एम श्योर नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं, जब वो देखते हैं किरण रिजिजू जी की कामयाबी, जब वो देखते हैं पेमा खांडू जी की कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पर, जब वो देखते हैं असम के मुख्यमंत्री जी की कामयाबी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी की कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत सारे युवा पीढ़ी के जो युवा हैं, जो बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो प्रेरित होते हैं कि आगे वो भी राष्ट्र निर्माण के कार्य पर इनसे प्रेरणा लेकर कुछ करें। So I think these are exceptional role models, not just for the Northeast, but for the entire country. And that is a very beautiful thing which the Prime Minister has consciously developed in Northeast, a new league of leadership, young leaders. जी, एक आखिरी सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स पर जाते जाते, जिस तरह इंडिया इज़ डीलिंग विद इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे हम वॉर की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वाला वॉर हो या फिर इज़राइल ईरान वाला वॉर हो, इंडिया हमेशा एक पीस मेकिंग साइड पर ही रहा है। सो कनाडा खालिस्तानी वाला जब भी जो इशू हुआ था, वो इंडिया ने काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ, हम कह सकते हैं ब्रिलियंटली रिजॉल्व किया ये इस सिचुएशन को, कीपिंग द नेशंस प्राइड इन फोरफ्रंट। सो कैन यू डिकोड द शिफ्ट
that has happened under PM Narendra Modi's leadership? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक बहुत ही प्रैग्मेटिक इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो जहाँ तक टेररिज्म का भी विषय है, वहाँ वी हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। और पूरी अनइक्विवोकल तरीके से आपको याद होगा कि जब इजराइल पर हमला हुआ था जी, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में उसको एक टेररिस्ट अटैक कहा था। पहले ऐसा नहीं होता था। तो वी आर एब्सोल्युटली अनइक्विवोकल इन कंडेमिंग all perpetrators of terrorism, whether it is the Hamas, whether it is Pakistan, or whether it is elements in Canada. तो इनफैक्ट कनाडा में हमारा एक्शन जो है एक प्रीएम्प्टिव एक्शन था। कनाडा एक बड़े स्तर पर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ को इनकरेज कर रहा था जो कि आज नहीं तो कल विश्व के लिए खतरा पैदा करता। तो आई थिंक इंडियाज़ रोल इन कॉलिंग दैट आउट, India's role in exposing that and imposing certain sanctions on Canada should be seen as a benchmark for other countries to equally have zero tolerance towards terrorism. Having said that, in a complex situation, we are very clear under Prime Minister Modi that our approach has to be an India first approach. तो जब भी आप युद्ध वॉर जोन्स जहाँ पर भी आपने देखा है विश्व में, भले वो यूक्रेन रशिया का वॉर जोन हो या इज़राइल पैलेस्टीन का वॉर जोन है, हमारी प्राथमिकता होती है सबसे पहले कि हम इंडियन सिटीजन्स को सुरक्षित करें, वहाँ पर महफूज करें और उन्हें वापस लाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। बियॉन्ड दैट, while we appeal for peace, I think our approach has been very pragmatic. We don't shun anybody. We believe that we will follow a pragmatic approach towards larger good for the nation and for the world. जी, तो आई थिंक ये न्यूएंसिंग जो है वो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत ही प्रबल रूप से सामने आई है। बट जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करती हैं तो आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल बियॉन्ड। our foreign policy is not only established in how we have dealt with complex conflict situations. It is also, a good example of it is also how we have set new alliances. अगर आप ग्लोबल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, और ये सब भारत के नेतृत्व में हो रहा है। India has given these concepts to the world that we need a alliance to develop sustainable development. सस्टेनेबल एनर्जीज है। G20 में भारत की इनिशिएटिव पर पहली बार अफ्रीका को शामिल किया गया। जी, तो आई थिंक दीज आर the larger achievements, and plus the India Middle East European corridor, which is going to take the supply chain away from China and which is going to deal a heavy blow to China geopolitically. So I think these are the bigger achievements of Modi ji's foreign policy. जी, absolutely. So thank you Tuhin, thank My you pleasure, for my pleasure. joining us today. बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था आपके साथ, जहाँ you. हमने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, हमने मणिपुर की बात करी, हमने साउथ की बात करी, अमेठी, महाराष्ट्र, वी हैव कवर्ड द इलेक्शंस आल्सो. So thank you again, and Thank I you. hope the audience have loved the conversation. आपके जो भी सवाल हैं, do write it down in the comment section and we'll try to answer them. Thank you again. Thank you for Thank you. watching. Thank you.